बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयारे गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो हालात डेली बेसिस पे विटनेस किए जा रहे हैं, आज हम उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कोई सैर हासिल गुफ्तगू करें, उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हमारे कारामंद हों जो किसी के काम आ सकें। देखना यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पे चल रही है, क्या इसको किसी वैक्सीन की ज़रूरत है और वो वैक्सीन कहाँ से मिलेगी? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी को किसी कुव्वत मदाफ़त बढ़ाने की ज़रूरत है? अगर इसका इम्यून सिस्टम हमने बढ़ाना है तो वो किस तरह से बढ़ेगा? उसके लिए हमें कौन-कौन सी वैक्सीनेशंस करानी पड़ेंगी और वो वैक्सीनेशन हमें कौन-सा मुल्क, कौन-सा दोस्त कर सकता है? देखना यह है कि जिस तरह से हमने कोरोना से निमटने के लिए बूस्टर डोज़ भी लगवाई, तो क्या इकोनॉमी को किसी बूस्टर डोज़ की भी ज़रूरत है? तो आज हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह के मय्यज़ ले रही है और गवर्नमेंट के मय्यज़ बेसिकली होने क्या चाहिए। क्या वो अपने सियासी दाव-पेच लड़ाने के चक्कर में इस वक़्त सियासी अखाड़े से बाहर निकल के अवाम की मुश्किलात के बारे में सोचने का या उनको हल करने का कोई प्लान रखते हैं, या सिर्फ़ इलेक्शन ही इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है? जिस तरह से डेली बेसिस पे शोशा सुनाई देता है कि इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, असम्बलियाँ टूट जाएंगी, नहीं टूटेगी, एतमाद का वोट मिलेगा पंजाब गवर्नमेंट को, नहीं मिलेगा, तो क्या ये सारी चीज़ें एक गरीब आदमी के घर का चूल्हा जलाएंगी? क्या इलेक्शन होने के बाद दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी? क्या हमारे जो इस वक्त के हुक्मरान हैं उनको पता चल जाएगा कि आईएमएफ के सामने उन्होंने कौन कौन सी जगह पे साइन अंगूठे लगाए हैं और उसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ था, क्या उन्होंने पढ़ा था? क्या पाकिस्तान के 7,96,000 मुरब्बा किलोमीटर का इस वक्त का हुक्मरान पाकिस्तान की अवाम के बारे में उस तरह का दुख और दर्द रखता है जो 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का हुक्मरान जब ये कहता था कि दरियाए फरात के किनारे अगर कोई भूखा प्यासा कुत्ता भी मर जाए तो उसका सवाल मुझसे होगा? क्या आज के हुक्मरान इन चीज़ों के लिए अपने आप को कायल कर पाएंगे, या सिर्फ गरीब आवाम से रोटी रोज़ी छीनने के चक्कर में और उनके घरों में फाके करने के चक्कर में और अपनी सियासत लड़ाने के चक्कर में मशगूल हैं? तो आज इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं, माशाल्लाह से डायरेक्टली इस वक्त पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीज़ों से लिंक्स हैं, मेरी मुराद है मिस्टर फाहद बारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बारी साहब, कैसे आप? ठीक हैं? मेरे आज के दूसरे मेहमान जो कि सप्लाई चेन का एक बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं, पिछले 35 साल से पाकिस्तान की सप्लाई चेन मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक रहे और सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर एक गहरी नज़र रखते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है आज उससे भी हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मेरी मुराद जनाब आसिफ मजीद साहब। आसिफ साहब, कैसे हैं आप? मैं दोनों हजरात को वेलकम करता हूं अपने शो में। फाद साहब, आपसे स्टार्ट लूँगा। जिस तरह से आप आज देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात, इकोनॉमी की स्पेशल हम बात करेंगे। फॉरेन रिजर्व्स इस वक्त हमारे 6 अरब डॉलर से भी नीचे आ चुके हैं। एलसीज़ के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, नहीं खुल पा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को ज़्यादातर इंपोर्ट के ऊपर जो हम पहले लेके जा चुके हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़, आगे चल के आसिफ साहब से भी बात करेंगे इसके ऊपर कि इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल ज़्यादातर इंपोर्टेड हैं, तो हमने लोकली बेसिस के ऊपर किन चीज़ों को प्रोड्यूस किया जिसके ऊपर हम अपने रेवेन्यूज़ को, ज़र मुबादला को पाकिस्तान में ला सकते थे? या गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से हम पीछे चले जा रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा? तो आप क्या समझते हैं ये गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है एलसीज़ के ऊपर पाबंदी लगाने का? जी साहब, अगर आप कंपेयर करें लास्ट फ्यू ईयर्स 2022 को, अगर आप लास्ट कुछ सालों से कंपेयर करें तो 2022 इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट हिट इन्फ्लेशन ईयर फॉर पाकिस्तान एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान, बल्कि अब मैं ग्लोबली बोलूँगा इस चीज़ को। अच्छा, इसमें मल्टीपल रीजंस हैं। ऑब्वियसली एक हम ये भी सुनते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, फिर एक पॉलिटिकल अनरेस्ट हमारे मुल्क में वैसे ही चल रहा है, जिसकी वजह से एक बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत अनसर्टेनिटी है, उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है कि आगे की फ्यूचर क्या है, किस तरह से क्या चीज़ें चलेंगी, ये इसमें इन सब चीज़ों को लेके। रही बात आपकी इकनॉमी को ड्राइव करने के लिए, हमें अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेवरेज देना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि अगर आप पाबंदियाँ सैंक्शंस लगाएंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आपको चीज़ों को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज एक सिस्टम, वो एक मिसाल है जो लग्जरी बिकेम नेसेसिटीज़। आपने अब अपनी आवाम को वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, तो अब आप उसको रिस्ट्रेन करना इतना आसान आपके लिए नहीं होगा। तो आपको अपनी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन
डिज़ाइन ऐसा करना पड़ेगा जिसके ज़रिए आप जो है वो लोकल बिजनेसेस को, लोकल एसएमईज़ को प्रमोट करें कि वो फिर लोकली चीज़ों को करें। पहले आप उनके वो कहते हैं ना, आप उनकी रिप्लेसमेंट तैयार करें, उसके बाद उन पे पाबंदी लगाएँ। आप रिप्लेसमेंट अगर आपके पास मतलब नहीं आपके है, पास रिप्लेसमेंट कोई है नहीं और आप पाबंदियां लगा देंगे तो मतलब आवाम कहाँ कहाँ जाएगी, उसका जाएगी? ऑल्टरनेट है क्या आपके पास? एब्सोल्युटली, ठीक है ना? आपने जैसे अपना वो रिज़र्व फेडरल रिज़र्व का बोला, हमारे पास 6 बिलियन के रिज़र्व रह गए, जिसमें से 5 बिलियन तो हमारे सॉफ्ट लोन्स ही हैं, सऊदी और कतर के ही। तो आपके पास, अगर आप आईएमएफ के पास नहीं जाते, तो आप, आई थिंक यू आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट। ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, और इसको आगे लेकर आप चलेंगे तो ये चीज़ें अनरेस्ट पे ही मज़ीद जाएँगी, जब तक ये चीज़ें होगी नहीं। और अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हमारे हैं, वो अपने पॉलिटिकल सियासत ही कर रहे हैं, वो ऐसे इकोनॉमिकल और कंट्री की सिचुएशन के ऊपर तो कोई वो डिस्कशन तो चल इस ही नहीं वक्त रहा अपनी है। लड़ाइयां लड़ने में लगे हुए हैं, जी। उनको कोई आवाम की फिक्र नहीं है, पाकिस्तान किस समझ जा रहा है, ड्राइवर कौन है, स्टीयरिंग किसके हाथ में, किसी को कुछ नहीं पता। जी। आसिफ साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करूंगा। आसिफ साहब, वेलकम आपको। जिस तरह से फाद साहब ने बात की कि वर्स्ट इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान में देखा जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इन्फ्लेशन, आप माशाल्लाह से एक वसी तजर्बा रखते हैं मार्केट के अंदर, आपने सप्लाई एंड डिमांड को देखा कि सप्लाई अगर ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है तो रेट्स नीचे आते हैं, लेकिन इस वक्त तो डिमांड ही डिमांड है हर तरफ, लेकिन हमारे पास कुछ बेचने को है ही नहीं। तो डिमांड किस तरह से हम खुराक की डिमांड पूरी करें या हम इंडस्ट्रीज़ की डिमांड पूरी करें? पाकिस्तान में बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन इस इन्फ्लेशन की वजह से बिजनेस नहीं हो पा रहा। तो आप इन्फ्लेशन को किस तरह से देखते हैं? देखें सिद्दीक साहब, शुक्रिया कि आपने मौका दिया यहाँ पर गुफ्तगू करने का। इन्फ्लेशन हर रोज़ बढ़ती ही जा रही है, और वो अगर आप जायज़ा लें और एनालाइज़ किया जाए इस बात को, तो साल 21 और 22 के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट था वो 12.2% था। जो फोरकास्ट किया जा रहा है 22 और 23 में, जो नेक्स्ट अगले 6 महीने के अंदर है, ये 18% क्रॉस कर जाएगा। यानी कि महंगाई का जो तनासब है और वो आम आदमी की जो ख़रीद की जो कुव्वत है वो कम से कम होती जाएगी। अब इसका बहुत बड़ा फैक्टर ज़ाहिर है, हम अभी गुफ्तगू कर चुके हैं कि वो इम्पोर्ट पे है। हमारी रिलायबिलिटी, हम लोग डिपेंडेंसी जो है वो इम्पोर्ट के मटीरियल्स पे लगा चुके हैं। हमारी मशीनरी, हमारी इंडस्ट्री, वो तमाम उन चीज़ों पे डिपेंड होती रही है कई सालों से, जो इम्पोर्टेड मशीनरी पे और उनके स्पेयर्स पे रही है। अब आज आकर जब हम आप पाबंदी की बात कर रहे हैं और रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं कि जी इम्पोर्ट नहीं आ रही और इम्पोर्ट की मशीनरी नहीं आ रही, तो उसका डायरेक्ट जो रिज़ल्ट है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हमारी इंडस्ट्री पे आके पड़ रहा है, क्योंकि हमारी रिलायबिलिटी इंपोर्ट की मशीनरी पे थी और उनके स्पेयर्स और रॉ मटेरियल वो सारे डिपेंडेंट हैं इंपोर्टेड सोर्सेज के ऊपर। हमने कभी आज तक सोचा ही नहीं कि उन तमाम स्पेयर्स को लोकली डेवलप करें। हमने कभी आज तक ये सोचा ही नहीं कि उनके ऑल्टरनेट्स क्या होंगे कल को अगर वो बंद हो जाती है इंपोर्ट, जैसे एक टाइम आया था कोविड का, और रिलायबिलिटी आपकी, हमने हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से जो मशीनरीज थी वो हम ना मंगा सके। एक तो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी इंडिया के जो ताल्लुकात थे हमारे वो ख़राब हो गए। नंबर 2, ग्लोबली सप्लाई चेन का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना ख़राब हो चुका था कि हम कहीं से भी कोई इंपोर्ट कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही थी। तो उस वक्त बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने रिलाई करना शुरू किया और डिपेंड नहीं सिर्फ शुरू किया, सोर्सिंग शुरू की लोकल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर और लोकल रॉ मटेरियल्स के ऊपर। तो अब आगे जाकर हमारे इकोनॉमी को अगर सुधारना है और बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो वाकई हमें इंपोर्ट पर अपना डिपेंडेंसी कम से कम करनी पड़ेगी। लोकल ऐसी सोर्सेज डेवलप क्या समझते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें इन हाउस अपने पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो उनको रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहिए, बट गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी कोई आती नहीं है, कोई नज़र नहीं आती कि लोकल इन्वेस्टर को जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रहा है या कोई इस तरह की चीज़ जो वो प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा, चाहे वो मशीनरी के पार्ट्स हों चाहे कुछ भी हों, उनको कोई पावर मिलती नहीं है। एनर्जी के क्राइसिस हैं, बिजली हम रेजिडेंशियल एरियाज़ को पूरी नहीं दे पाए, तो हम किस तरह से डिपेंड, तो हम फिर भी देखें फ्यूल है वो तो हमें करना ही पड़ेगा इंपोर्ट, तो जब हमारे पास रिजर्व्स नहीं होंगे तो हम किस तरह से इंपोर्ट करेंगे? देखिए ना, ये भी पार्ट एंड पार्सल है उस पॉलिसी का। जब आपकी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ ही नहीं होंगी जो लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगी, तो लोकल इंडस्ट्री पलेगी फूलेगी कैसे? देखिए ना, इनको पालना है अगर आपने, तो आपको ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आनी पड़ेंगी जो आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। आपकी की तमाम पॉलिसीज़ ओवर द पास्ट मैनी गवर्नमेंट्स, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं पिछले आपके 70 सालों में, वो रिलाई करती रही हैं इंपोर्ट की मशीनरी पे और इंपोर्ट की सोर्सेज के ऊपर। यहाँ तक कि आपके घरेलू मसनूआत, घरेलू खाने पीने की अशिया, वो भी इंपोर्ट पे ही रिलाई करती रही हैं कि आपकी जो डेली कंजम्पशन है घर की,
उसमें आपके इंपोर्ट के प्रोडक्ट्स, आपके चिप्स, बिस्किट्स वगैरह तमाम चीज़ें रिलायबिलिटी हो क्योंकि गई। हम तो ज़रूरी मुल्क होने के साथ साथ देखें गंदम तक इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम मतलब कैसे। फाद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, जिस तरह से भी आसिफ साहब ने बात की कि इंडस्ट्रीज़ को जो है ना वो लोकल इंडस्ट्रीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए। देखिए अगर हमारा रॉ मटेरियल नहीं आएगा, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो जिनका रॉ मटेरियल 100% इम्पोर्टेड है, लोकल उसकी कोई ऐसी जनरेशन है ही नहीं है। तो अगर वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं होगा तो आप क्या समझते हैं कि, क्योंकि आप खुद एक इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्रीज बंद होने से कितनी बेरोजगारी फैलेगी और लोग मतलब हम किस तरह पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, मतलब ये तो बहुत और ज़्यादा भयानक सूरत हाल होती हुई दिखाई दे रही है। जी, जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली मैं कहना नहीं चाहिए मगर इस वक़्त हम जिस सिचुएशन में खड़े हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और हमें ड्रास्टिकली एडॉकिज़्म के ऊपर बिल्कुल जाके चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है और इस पे वो काम करने की ज़रूरत है जिसके ऊपर मैंने भी कहा ना इम्पोर्ट बंद करने से आपकी चीज़ें सही नहीं होती हैं, वो चीज़ें मज़ीद ख़राब हो सकती हैं एग्ज़ैक्टली। बिज़नेस अगर बंद होंगे तो अब बेरोज़गारी बढ़ेगी तो उसके बाद आपको पता है हालात वैसे ही हमारे जो जिस तरह चल रहे हैं वो हालात वैसे नहीं रहेंगे। हमें इसका ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। मैं आसिफ भाई की बात से एग्री करूँगा कि आपको ऑल्टरनेटिव पे वर्क करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव वर्क करने के लिए पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ेगी और सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ दिखानी पड़ेंगी। तो हाँ, फासा पॉलिसी बेसिकली बनाएगा कौन? जितने हमारे बड़े बिजनेसमैन जो हैं, जो बिग जायंट्स हैं, वही तो सियासत में बैठे हुए हैं, वही पॉलिटिकल पार्टीज में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम इसको कहेंगे कि पहले बिजनेस रन किया जाता है और फिर जब अपने बिजनेस को मैप किया जाता है पॉलिसीज के साथ, पॉलिसी बनाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि पहले पॉलिसी बने और फिर उस हिसाब से बिजनेस बने। हम तो ये कहते हैं कि पहले यहाँ से रोड बनाओ, फिर हमारी मर्जी होगी जहाँ पर हमने सिग्नल लगाना होगा लगा देंगे। तो मतलब किस तरह से हम रियासत पाकिस्तान का क्या रोल इसमें होना चाहिए? सर मैं ये शायद बात किसी को अच्छी नहीं लगे ज़्यादा मगर हम नेशनलिस्ट नहीं, कौम बातें तो नहीं हैं। हमारी वैसे ही अच्छी नहीं लगती लोगों को। वी आर नॉट नेशनलिस्ट। हम अपने बारे में सोचते हैं, हम मुल्क के बारे में बहुत कम सोचते हैं, ये हमारी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। वी हैव टू बी ऑन वन पेज। अगर आपको मुल्क को बचाना है, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। अगर आप मुझसे पूछें जो यू अभी हमारा कितना यूथ अभी बाहर जा रहा है, ये आपका एसेट है जो बाहर जा रहा है। आप अगर अपने एसेट को ही बाहर भेज दोगे तो आपको क्या लगता है कि आपका फ्यूचर क्या चलेगा? आपको बहुत ड्रास्टिकली मैं बार-बार रिपीट ये करूँगा कि गवर्नमेंट हैज़ टू सिट एंड सी कि इस चीज़ को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। और ये देखें, स्टेट जो कर सकती है वो इंस्टीट्यूशन या बिजनेसमैन नहीं कर सकते बिकॉज स्टेट ही बिल्कुल, के पास स्टेट की एक पॉलिसी है, पावर स्टेट के होती पास है, पावर स्टेट होती के है, पास स्टेट पावर। पॉलिसी डिफाइन करती है, वो लेके आगे चीज़ों को चलती है। उनको उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे और लोकल कम्युनिटीज़ को लेके चलना पड़ेगा और उनको ये चीज़ बरहा करनी पड़ेगी ताकि आने वाले वक्तों के ऊपर चीज़ें बेहतर हों। हालात या पॉलिसीज़ एकदम से ख़राब नहीं होती हैं, इट टेक्स ईयर्स। इन्फ्लेशन या हाँ, तो इकोनॉमी आहिस्ता ख़राब आहिस्ता होना करके जो ना उसको वो जो है ना वो जी, बिल्कुल। ये हमने बहुत पहले से परवरिश की हुई है और उसको पालते हुए आ रहे हैं। समवन हैज़ टू टेक अ चार्ज और उसको देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें मज़ीद ख़राब ना हो, एटलीस्ट बेहतरी की तरफ जाएँ। आसिफ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, जिस तरह से फाज साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम पाकिस्तान की यूथ को जो है ना वो बाहर भेजे चले जा रहे हैं, जो टैलेंट है जिसको हम खुद यूटिलाइज करके पाकिस्तान की इस वक्त अप्रोक्स 60% से प्लस यूथ है पाकिस्तान के अंदर। तो हम जब उसको रोज़गार नहीं दे सकते, जब उसको यहाँ पर कोई अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, तो वो मजबूर होकर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। जब हमने 1947 में ये खित्ता आज़ाद कराया, दो कौमी नज़रिए के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर हम पाकिस्तान भागते हुए चले आए। आज हम खुद जाके फिर गुलामी करने के लिए बाहर जब जा रहे हैं, तो हमें ये कब सोचेंगे इसको कि हम अपनी नस्लों को दोबारा गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं? तो कौन सोचेगा पाकिस्तान का? देखें, मैं फाज साहब के पहले वाले एक आपके सवाल का एक हिस्सा उसको भी ज़रा एलोबरेट कर दूं कि जहां आप अनएम्प्लॉयमेंट की और उसकी बात कर रहे हैं तो जहां इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं वहाँ डायरेक्टली तकरीबन 5 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है, यानी कि 5 मिलियन लोग। लेकिन वो हम ये नहीं सोचते कि ये हम फैमिलीज़ की बात नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट उन लोगों की बात कर रहे हैं जो उनसे मुंसलिक थे, उन कारोबारों से और सही। एम्प्लॉयज़ के। अब एक बंदे के पीछे फैमिली के कितने जी, लोग जुड़े तो हुए हैं, वो एक अलग वही है। कॉन्सेप्ट है कि जब आप एक इंडस्ट्री बंद करते हो तो एक पूरा ख़ानदान मुतासर होता है। तो इस तरह 30 मिलियन फैमिलीज़ मुतासर हैं और वो सिर्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से मुतासर हैं, क्योंकि जब वो इंडस्ट्री बंद होती है तो जो एक शख्स वहाँ काम कर रहा है तो उसका तो घर मुतासर हुआ ही है, लेकिन उस इंडस्ट्री बंद होने से उससे मुंसलिक बहुत सारी इंडस्ट्रीज मुतासर होती हैं। यकीनन और मैं कहीं पूरा जॉब करता हूँ, कमा के लेके आऊंगा, मेरे मोहल्ले जी, की दुकान है वो चलेगी, लेकिन उससे अगर मेरा मैं किसी भी टावल की मैन्युफैक्चरिंग की या गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ तो उसके रिलेटेड सप्लायर्स हैं और दूसरे लोग हैं जो उसको सप्लाई कर रहे हैं, उनके भी खानदान मुतासर हो जाते हैं। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अब
रहा सवाल ये कि हमने अपने फ्यूचर में अपनी नई जनरेशन को देना क्या है। तो हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, एक ऐसा माहौल देना है कि एक से क्रिएट करना है कि वो अपना यूथ बाहर ना जाए। हम ये नहीं सोचते कि उस यूथ ने पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट शुरू में अगर आप कैरियर देखें काउंसलिंग तो एक उसके साथ साथ फिर चलती है ही आसिफ नहीं। भाई, यहाँ पर मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाजरीन, यहाँ पर अपनी डिबेट को कंटिन्यू करेंगे जिस तरह से आज का मेरा पैनलिस्ट में मौजूद जो एक्सपीरियंस हजरात अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्टर डोज लगाने के लिए क्या क्या इकदाम लेने पड़ेंगे, इसके ऊपर बात कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूं अपने प्रोग्राम में। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त 6 अरब डॉलर से भी नीचे आ चुकी है। अगर हम यही दुनिया पे नज़र दौड़ाएं तो दुनिया क्या कर रही है। अगर मैं इस वक्त बात करूं दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करने वाले, जिसको हुक्मरानी का नाम दिया जाता है अमेरिका, तो इस वक्त 716 बिलियन डॉलर के साथ इस वक्त लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसके बाद दूसरे नंबर पर मैं बात करूं, तीसरे नंबर पे अमेरिका था, दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो इस वक्त 1.11 ट्रिलियन डॉलर के साथ स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पर दिखाई देता है। अगर मैं फॉरेन रिजर्व्स की बात करूं इस वक्त पूरी दुनिया की, तो 3.43 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ इस वक्त चाइना पूरी दुनिया के ऊपर लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हम बात की जाती है कि चाइना हमारा कदीमी दोस्त है, चाइना हमारा भाई है, तो क्या आपका इस मुश्किल वक्त में भाई साथ देगा? लेकिन कब देगा और क्यों देगा? जब आप खुद इलेक्शन और अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में आपस में अगर लड़ रहे हो तो आपका पड़ोसी आपकी मदद के लिए क्यों आएगा? हाँ, ज़रूर आएगा, लेकिन वो अपने उन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, और उसके बाद जो उसका फ्यूचर इसके साथ लिंक है वो यकीनन आपको सपोर्ट करने के लिए तो आएगा। लेकिन आप अपने आप में कितने इस वक्त इस काबिल हैं या उस इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान के अंदर लगाने में या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में? तो हमारी गवर्नमेंट के साथ साथ सियासतदानों के साथ साथ वो बिजनेसमैन जो पाकिस्तान के ऊपर अपनी इंडेंटिंग फर्म्स बाहर खोल के बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर रॉ मटेरियल मंगवाने के चक्कर में वो अपनी फर्म से ही रॉ मटेरियल भी परचेज करते हैं, या इस तरह का वाइस वर्सा एक्सपोर्ट के ऊपर देखा जाता है। देखना यह है कि पाकिस्तान की इस वक्त की सिचुएशन, जो हम 6 अरब डॉलर से भी नीचे के रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, तो अपने पैनल से बात करते हैं। जिस तरह से बात की गई कि यूथ को बाहर जाने में सबसे ज़्यादा जो मसला है वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से यूथ बाहर जो है ना वो निकल रही है। लेकिन जब तक यूथ को कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नहीं तो वो कैसे पाकिस्तान में स्टे करेंगे? तो फात साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से हम प्रोग्राम में ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की यूथ जो आपने हाईलाइट किया कि बाहर जा रही है, ड्रेन आउट कर रहे हैं हम अपने उन टैलेंट को जो पाकिस्तान में यूज़ किया जा सकता था। देखें, जब कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बात की जाए, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। मुशर्रफ दौर की अगर मैं बात करूं तो सर्विसेज इंडस्ट्री को ग्रो करके पाकिस्तान का 6.7% जब जीडीपी को हमने अचीव किया था, तो उसमें 30% अप्रॉक्स वी कैन से इट के सर्विसेज इंडस्ट्री थी। अगर हम पाकिस्तान के अंदर बिजनेस नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, तो किस तरह से पाकिस्तान में कैरियर के हवाले से यूथ को कोई मौके मिल सकते हैं? देखिए, अब इस वक्त पहले तो ऐसे अमेरिका जैसे ममालिक आप ट्रैवल अलर्ट देते थे, अब सऊदी और जीसीसी कंट्रीज़ में ट्रैवल अलर्ट इशू करते हैं पाकिस्तान के लिए। अब आप हालात का अंदाज़ा लगाइए, जब ये हालात आपके होंगे तो चीज़ें तो मुश्किल आपके पास, अब मुश्किलात बढ़ेंगी आपकी। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए आपको फॉरेन रेमिटेंस चाहिए। फॉरेन रेमिटेंस आ नहीं रही बिकॉज़ आपका इस वक्त जो ओपन मार्केट पे और जो होंडे के रेट में इतना फ़र्क आ गया है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि आपके प्रॉपर बैंकिंग चलने से पैसा जब 25, 30, 40 रुपए का फ़र्क है इस वक्त मार्केट के ऊपर, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट आता है। अब ये जब आएगा तो उससे आपकी इकोनॉमी को ड्राइव मिलती नहीं है। आपका इंटरनेशनली भी ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको इवन चाइना जैसा मुल्क भी आपको टेक्नोलॉजी देता तो है, मगर बहुत सबड्यूज किस्म की टेक्नोलॉजी आपको देता है। वो आपको वो इस तरह से नहीं वो करता जिस तरह से उसको करना चाहिए। आई एग्री कि उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, और वी आर फिंगर क्रॉस कि वो हमें आने वाले वक्त में हमारी हेल्प करे और हमारी चीज़ों को बेहतर करे इकोनॉमी वाइज, बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान रिक्वायर्ड मनी।
टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन पाकिस्तान को थोड़ा पैसा तो बहुत चाहिए ताकि उसको निकल सकें, बिकॉज हमें इवन दो कि हमने सऊदीया से पेट्रोल के ऊपर डिफर पेमेंट ली हुई है, मगर आपको अभी भी 5 बिलियन की पेमेंट करनी है उनको, तब आपको जाके 7 बिलियन की वो डिफर तो पेमेंट हमें मिलती है। 2023 में तो कोई 28 बिलियन डॉलर जो है ना वो हमने इंस्टॉलमेंट की सूरत में वापस करने हैं, वो पता नहीं कहाँ से आएंगे, कोई ऐसा वो नहीं है, नज़र नहीं आता बाहर के कैसे हम करेंगे। आज भी आपकी तरफ आऊँगा, जिस तरह से फाद साहब ने हाईलाइट किया इस पॉइंट को, आप क्या समझते हैं कि जो यूथ की जो हम बात कर रहे थे, आप भी ब्रेक से पहले उसके ऊपर बात कर रहे थे, किस तरह से यूथ को इन्वॉल्व किया जा सकता है, लोकल इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, लोकल ज़रूरी मुल्क है हमारा, हम ज़मीनें काट करके सोसाइटियाँ बनाए चले जा रहे हैं, पैसा डंप करे चले जा रहे हैं, हमें कोई फ़िक्र नहीं है कि आने वाले दिनों में, अभी तो हम रॉ मटेरियल या इस तरह की बात कर रहे हैं, खुराक की किल्लत हो जाएगी, अभी भी हम खैर गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब मैं कोई खुदा ना खास्ता नेगेटिविटी नहीं फैला रहा नाजरीन, लेकिन देखना सोचना ज़रूर पड़ेगा हमें। तो असद आप क्या देखते हैं, आप कितने पुरुद हैं अपने मुल्क पाकिस्तान से? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की एज ए होल बात करें कि जो पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत हुस्न दिया है, इन द सेंस कि यहाँ पर पहाड़ हैं, उन पहाड़ों में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, यहाँ मादनियात बहुत हैं, यहाँ पर सोना है, यहाँ पर गैस है, यहाँ पर कोयला है, मिनरल्स हैं बहुत हैं, यहाँ पर दरिया हैं और खेत खलियान बहुत हैं जिनके ज़मीनें बहुत आबाद की जा सकती हैं, बशर्ते कि वो पोटेंशियल हो यूथ में और आने वाले साहिबान में और इकोनॉमिक्स के अंदर को उसको उजागर कर सकें और यूटिलाइज़ कर सकें। अब ब्रेन ड्रेन जो पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सालों से चल रहा है कि जो पाकिस्तान का फ्यूचर है जो यूथ पे मुनहसर है, यानी कि तकरीबन 7 लाख के करीब 2 साल पहले और पिछले साल तकरीबन 8 लाख के करीब, और फिर इस साल की सोचा जा रहा है कि ये फिगर शायद 10 लाख आने वाले साल में हो जाएगा इस पर करंट ईयर में, कि जो बच्चे हैं जो हमारा फ्यूचर है वो, तो जहाँ यूनिवर्सिटीज़ आप क्रिएट कर रहे हो, ऐसे एजुकेशनल्स क्रिएट कर रहे हो, तो उनके साथ साथ ऐसे मौके भी उन बच्चों को दिए जाएं जो यहाँ ठहरें, क्योंकि वो बच्चा पहला स्टेप तो ये लेता है कि मुझे पढ़ने के लिए कोई दिख नहीं रहा है, नंबर 2 जब पढ़ लूँगा तो मुझे जॉब्स कहाँ मिलेंगी, मैं क्या काम करूँगा, अगर मैं अपने फ्यूचर को फोरकास्ट करता उसको दिखता कुछ नहीं है। तो वो सारा बेसिकली हमें जब तक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं करना, हमें ऐसे रिसोर्सेज नहीं पैदा करने कि वो बच्चा बाहर ना जाए और अपने ही मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट करे और अपने आप को यूटिलाइज़ करे, अपना फ्यूचर को यहाँ देखे। जब वो सब उसको यहाँ दिखेगा तो वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा। हम बेसिकली हम रोटी पानी के चक्कर में उसको फंसा के बैठे हुए कि वो उस चक्कर में रहे, तो वो बेचारा तो हर सूरत में वहाँ अपने आप को मेंटल तौर पे इतना परेशान हो जाएगा, नजर ही नहीं आएगा, तो वो देखेगा मुझे मेंटल स्टेबिलिटी कहाँ है। बिल्कुल मैं बाहर के मुल्क में जाता हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई बिजली के लिए धक्के नहीं खाने हैं, मुझे शाम को मुझे आए दिन बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो सब सिचुएशन से वो अपने आप को जब बरी ज़िम्मा समझेगा और पीस ऑफ माइंड रहेगा, तो वो तो क्या खुद क्या जाएगा, वो अपनी फैमिली को भी साथ बुलाएगा। और दूसरे मुल्कों ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी हैं कि वो इमिग्रेशन के ऐसे आसान मौके पैदा कर दिए हैं कि खुद ब खुद ही बच्चा वहाँ मुतासर होकर वहाँ जाने की तैयारी हो जाता है। बल्कि अब अगर आप फिगर्स देखें, वो सिर्फ बच्चे ही नहीं, हमारे कितने ऐसे लोग हैं जान पहचान वाले जो बड़ी एज में भी आके बाहर जाने का सोच रहे हैं, मतलब वो उनको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा, अपनी औलाद के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल फाद साहब आपकी तरफ आऊँगा, एक बीइंग ए नेशन हमारा एक ट्रेंड बन निकला है। पहले ये क्या होता था कि हमें दाल चावल ग्रोसरी जो भी मंथली की चाहिए होती थी, एक घर पे पर्चा बनता था, उस पर्चे को घर का मोहल्ले का जो जनरल स्टोर है उसको दे के आ जाते थे, या वहाँ जाके खड़े हो जाते थे, टिक करते रहते थे ये चीज़ दे दो ये चीज़ दे दो, वो तोल तोल के आपको थैलियाँ बना के दे देता था। एक मतलब बजट के अंदर हम अपने घर को वो किया हुआ। आजकल लेविशली अवाम ने भी ये एक ट्रेंड बना लिया है, यूरोप को फॉलो करते हैं, या जो भी एक सहूलियात निकल आई हैं, बड़ी बड़ी मार्ट्स हैं, अब आप एक ट्रॉली लेके जा रहे हैं, उसमें आप बच्चे भी साथ हैं, पिकनिक भी मना रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। वो बच्चे भी इम्पोर्टेड चीज़ें उठा उठा के थैलों में और ट्रॉली में भरते चले जा रहे हैं। अब हमने बच्चों को मतलब आदतें इतनी ख़राब कर ली हमने खुद से ही, अब हम कैसे उनको लिमिट करेंगे, और हम अपनी चादर से बाहर इस तरह के लेविशली दुनिया को दिखाने के चक्कर में जो है कर लिया, तो ये कितना अच्छा है या नेगेटिव चीज़ें हमारे लिए जा रही हैं ये? देखिए, अब ग्लोबली ना दुनिया सिमट गई है। अब फ़ोन के ऊपर ना अब बच्चों को हर चीज़, अब आप हमारे बच्चे ज़्यादातर क्या है, अब हमारे पास बाहर के रिसोर्सेज तो है नहीं, बच्चे हमारे फ़ोन्स पे लगे रहते हैं सारा दिन, वो वही देखते हैं, वही चीज़ें देखते हैं, तो जो वो देखते हैं वो उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में भी आपने यही बोला कि जब एक ग्रोसरी करने के लिए आते हैं तो उनके पास अब इतनी प्रोडक्ट नॉलेज है कि उनको पता है कि उनको क्या प्रोडक्ट पिक करनी है। अब एक चीज़
लोकल मिलती है तो उनको पता है कि यार ये चीज़ दूसरी इम्पोर्टेड मिल सकती है, तो वो उस पर हाथ रखते हैं, वो खरीदते हैं। ब्रांड कॉन्शियस हो गए ब्रांड हैं कॉन्शियस, एब्सोल्युटली, वो ब्रांड कॉन्शियस है, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि हमें कौन सी चीज़ खरीदनी है और क्या खरीदनी है। अब आप तो 5 साल के बच्चे को भी पता होता है स्पेसिफिकली कि उसे क्या चीज़ चाहिए। तो तो उसको देख के चलता है वो। आप ये है कि आप उनकी और एक बीइंग अ फादर आप भी चाहते हैं कि आपकी औलाद से जो वो डिमांड करे आप उसको पूरी करें। इसमें वही होता है कि आप अपनी हर डेप्थ में जाते हैं और अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो भी वो कर सकते हैं वो आप करते हैं। उसके लिए फिर बजट क्या रिस्ट्रेंट होता है, क्या नहीं होता, वो आप बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को। और मैं नहीं समझ सकता कि ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं, आप ये आदतें मैंने फिर भी बोलूँगा कि वो लग्जरी बिकम नेसेसिटीज़। मोबाइल फ़ोन एक ज़माने में लग्जरी थी, आज किसी के पास नहीं है तो आप बोलेंगे मोबाइल आपके पास नहीं है। इसी तरीके से आपकी ये वो चीज़ें सब नेसेसिटीज में आ गई। नेसेसिटीज़ में आ जाती हैं। अब वो चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो आपके बिल्ट इन है। अब आप वो अगर खाते हुए आ रहा है तो आप उसको बोलेंगे अब आप नहीं खा सकते, तो ये उसके लिए भी बड़ी ऑकवर्ड सी बात हो जाती है। बीइंग अ पेरेंट ऑल्सो आप बड़ा ऑकवर्ड फील करेंगे कि अपने बच्चों को रिस्ट्रेन क्यों कर रहे हैं। तो हमें अपनी चीज़ों को ग्लोबली सही लोकली सही करना पड़ेगा। अपनी इन्फ्लेशन से अगर हम बाहर आते हैं, देखिए हम बाहर तो आएँगे इंशाल्लाह। इसीलिए हम बीइंग अ मुस्लिम हमारी एक नीयत तो है कि हम चीज़ अल्लाह पाक की चीज़ें हम बेहतरी होगी, चीज़ें होंगी। तो किसी इनकलाब की उम्मीद हम रखें, ऐसे इनकलाब जो मतलब सो कॉल्ड माय इनकलाब ग्लास तो इज काफी टाइम से चल रहे हैं। माय ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल। मैं समझता हूँ कि कुछ अल्लाह पाक और अगेन ये इस मुल्क के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। वी आर द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज। तो उसके लिए आप जहाँ पॉपुलेशन और ये ड्रीम है, इसीलिए आप देखें कि हमारे यहाँ से जो यूथ को बुलाया जा रहा है, जो बिल्कुल सही बोला आसिफ बने कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को लीनियंट किया जा रहा है, उसकी वजह यही है कि दे वांट यूथ टू बी देयर, आर यूथ टू बी देयर, ताकि वो ग्रो कर सके। अगर हम अपने यूथ को किसी तरीके से रिस्ट्रेन कर सकें और उनको चैनलाइज कर सकें और उनकी इस तरह से लर्निंग दे सकें और उनको वही एक फ्यूचर दे सकें, और वो फ्यूचर अगर वो वही फ्यूचर है हमारा भी सही वही, अगर आप उनको हमें सिर्फ चैनलाइज करके चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है, सियासतदानों को थोड़ा सा हट के, सियासत से हट के थोड़ा सियासत सा को तो हम फोकस करें। करते ही रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं। आसिफ भाई, जिस तरह से हमने बीइंग ए नेशन बात की, रोड पे निकल जाएं, ट्रैफिक इतना, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती। ये हम गरीब मुल्क हैं, इतनी बड़ी बड़ी मार्ट्स हैं, आप मार्ट में चले जाएं तो आपको कुत्ते और बिल्ली को नहाने के शैम्पू भी शायद वहाँ पर दस्तयाब होते हैं। ना तो मेरे कुत्ते ना मेरी बिल्ली कोई शैम्पू से नहाती है, मुझे तो अपने लिए लाले पड़े रहते हैं। तो इस तरह की नेशन गरीब कैसे हो सकती है? रोड पे चले जाएं आप, गाड़ियों का रश देखें, आपको पार्किंग नहीं मिलती। या हाँ, शायद मस्जिद के बाहर पार्किंग मिल जाए, बीइंग मुस्लिम, हम सो कॉल्ड मुस्लिम तो हैं ही। ये सब होने के बावजूद हम गरीब मुल्क हैं, ये कौन सी गुर्बत है? देखें, ये सब उस पॉलिसी का नतीजा है जो पार्ट ऑफ द इकोनॉमी बन गया इस वक्त, जहां हमने एक फैसिलिटी, अभी आपने कुछ देर पहले जिस बात का जिक्र किया कि हम एक ज़माने में दाल चावल आटा वगैरह तो एक राशन की दुकान से ख़रीदते थे। अब सुपरमार्केट्स का ज़माना आ गया है। सुपरमार्केट्स में आप चाहे ऑनलाइन बुकिंग करके मंगवा लें डिलीवरी पे, या आप जाके वहाँ से ख़रीदारी कर लें। तो इस तरह जो एक कॉन्सेप्ट बैंकिंग इंडस्ट्री में आया, उस बैंकिंग इंडस्ट्री ने आपको एक फैसिलिटी दे दी, डाउन पेमेंट की, घर की, एक गाड़ी की, और बहुत सारी ऐसी सहूलतें हैं जो आप इजी इंस्टॉलमेंट पे ख़रीद सकते हैं। तो वो एक फैसिलिटी थी जो आपके आम पब्लिक को फैसिलिटेट करने की और उसके घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए थी। वही मैंने बात की ना कि मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर ये सारा कुछ हुआ, और जब सर्विसेज इंडस्ट्री को मतलब ये प्रमोट किया ये गया, फाइनेंशिंग और लीजिंग और ये अब चीजें, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या निकला कि हर घर ने एक गाड़ी जो खरीद सकता था अपनी कमाई से, वो दूसरी गाड़ी उसने इंस्टॉलमेंट पे ले ली। अब घर में चलाने वाले ज़्यादा हो गए, गाड़ियाँ बढ़ गई। जहाँ वो एक गाड़ी अफोर्ड कर सकता था उसने दूसरी गाड़ी भी ले ली। इसी तरह जो शॉपिंग कॉन्सेप्ट थे, लोगों ने क्रेडिट कार्ड लेने शुरू कर दिए। अब क्रेडिट कार्ड भी ये भी उसी दौर की मेन इजाद है। बिल्कुल। अब जब क्रेडिट कार्ड आपके पास आ गया तो आपके पास एक हाथ में ऐसे ही सहूलत आ गई कि आप इनकम ना होने के बावजूद भी बैंक का पैसा यूटिलाइज करते हुए आप मज़ीद परचेजिंग कर सकते हो। तो आपको मॉल्स में रश दिखने लगा, वो मॉल्स में रश दिखने लगा तो आपके जो बाज़ारों का रश है वो आपका कम नहीं हुआ। आप अपना पैसा तो यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आप वो इंटरेस्ट यूटिलाइज कर रहे हो, जो आपके पास वो पैसा यूटिलाइज कर रहे हो जो आपकी जेब का हिस्सा ही नहीं है। हम देखें ना कि बीइंग ए मुस्लिम सूद की तरफ हम राग़िब होते चले जा रहे हैं, तो वो तो और दलदल में फंसते चले जाएंगे। जहां मगरिब ने हमारे मुसलमानों की और इस्लाम की अच्छे कॉन्सेप्ट्स को अपना लिए, हमने उन खराब कॉन्सेप्ट्स को अपना लिया है जो हमारी इकोनॉमी उनको कॉपी करने के चक्कर में हम अपने आप को मॉड कहला रहे हैं, बट देखना यही है कि मॉड कहलाने के बाद हम। अच्छा फहद साहब, आपकी तरफ आऊंगा, यही क्वेश्चन मैं आपकी तरफ लेके आऊंगा कि हम वाकई गरीब हैं बीइंग ए नेशन? हम दिल से तो बहुत अमीर हैं मेरे ख्याल से।
देखिए हमारी अगेन प्लास्टिक मनी रिवॉल्व कर चुका है। आई थिंक ये इट्स बीन मोर देन 2 डेकेड्स के प्लास्टिक मनी आया था, वो आई थिंक भी हम उसको रिवॉल्व कर चुके हैं और अब वो साइकिल में हमारी आ चुका है। तो मैं नहीं समझता कि इससे कि हमारे बैंकिंग डेप्थ तो है नहीं बहुत ज़्यादा, तो दैट शोज़ कि हमारे यहाँ लोग डेप्थ में ज़्यादा नहीं है। वो सही है उनकी सेविंग्स नहीं हो, अब हमारा सेविंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, मगर डेप्थ भी हमारे पास नहीं है। दैट्स अ ब्लेसिंग। इसी वजह से आप देखते हैं अभी भी आवाम जो आप आती है, जो अपनी एक्सप्रेस करती है अपनी शॉपिंग, जब मॉल जाते हैं तो उनके पास अभी ये बाइंग पावर है, इसीलिए वो अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ों को जो कर रहे हैं। बट अगेन हमारा जो कॉन्सेप्ट सेविंग का है, वो सेविंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब हम मगरिब की तरह वो जो है वो जो कमाते हैं वो हम स्पेंड कर देते हैं, तो उसकी वजह तो से फात साहब, नहीं यहाँ पर मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, इस पे सेविंग पे हम ब्रेक के बाद दोबारा बात करेंगे। एक अच्छा टॉपिक आपने दिया है। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बहुत लो लेवल के ऊपर आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी आदतें नहीं ठीक करने की कोशिश कर रहे। अभी भी हमें खाना वही इम्पोर्टेड है, बाकी चीज़ें हमारी शॉपिंग चीज़ें सारी वही चल रही हैं। क्या हमें बीइंग ए नेशन भी कोई ऐसे कड़वे घूंट भरने पड़ेंगे पहले अपने अंदर? रियासत तो अपनी तरफ जो भी मेजर्स हैं वो लेगी, और क्या वाकई ही रात को 8 साढ़े 8 बजे बिजनेस बंद करने के बाद हम दो रोटी खाने के काबिल हो जाएंगे? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूं, और अब हमारा प्रोग्राम तकरीबन अपने आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ रहा है। देखना यह है कि जिस तरह से हमने बात की कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व बिल्कुल लो लेवल के ऊपर हैं, और शायद इस वक्त पाकिस्तान पिछले 10 साल के लोएस्ट लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमारे फॉरेन रिजर्व हैं। शायद 2014 में कुछ इसके अड़ोस पड़ोस ही था। बट देखना यह है कि जब जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन ईयर आया, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व फ़ौरन से ड्रॉप हुए। ये ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है? ये तो खैर सियासतदान बता सकते हैं कि क्या ये पैसा निकाल के कहीं इलेक्शन की ऐसी चीज़ों के ऊपर भी खर्च किया जाता है। खैर ये कोई बावसूख ज़राए से इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी है। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है। मेरे पैनल में फ़ाहद साहब बात कर रहे थे प्रोग्राम पिछले ब्रेक पे जाने से पहले, कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो कितनी स्टेबल्स दिखाई देती है, किस तरह से हम पाकिस्तान के अंदर गरीब मुल्क होने के साथ साथ अपनी आदतों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा फ़ाहद साहब, आपने अभी जो बात की, जो हम पहले बात कर रहे थे कि मार्ट्स के कॉन्सेप्ट और ये वो सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें इस वक्त के, जो हमने शुरू में इन्फ्लेशन की बात की, इन तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए पाकिस्तान की आवाम के ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। रोडों पर रश वैसा ही है, सारा कुछ है। इस वक्त क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान में लोगों में एक और किस्म का जो मिसकॉन्सेप्ट है वो भी पाया जा रहा है? लोग लोकल करेंसी भी जाकर बैंकों से निकलवाना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी इस तरह से बिजनेसमैन कम्युनिटी की तरफ से इस तरह की चीज़ें हाईलाइट की जा रही हैं। अगर यही लोग, जो कि नोट के ऊपर लिखा हुआ है हामले अहज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा, आप अपने पैसे, मैं, दूसरा तीसरा हर शख्स स्टेट बैंक के पास लेके चला जाता है, तो क्या वाकई हामले अहज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा? स्टेट बैंक इस पोजीशन में है? इस वक्त वही अगर आपको यही खबर आती है कि हमारा 5,000 अनस्टेबिलिटी 5,000 करोड़ बंद हो जाएगा, आपके अकाउंट सीज हो सकते हैं, आपके डॉलर अकाउंट सीज हो सकते हैं, तो इस वक्त तो बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा ऑलरेडी कैश आउट कर चुके हैं बैंक से। सही। उन्होंने अपनी सारी कैश आउट करके बैंक घरों पर रख दिया, बिकॉज उनका ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि वो कहते हैं कि यू नेवर नो कि अगर वो नोट बंद हो जाए कोई, या उस अकाउंट सीज कर दे, तो उसके बाद उनकी क्या रिप्लेसमेंट रहती है, ऐसा बिकॉज कभी पाकिस्तान में हुआ है? हिस्ट्री में ऐसा है? जी फॉरेन करेंसी अकाउंट तो सीज होते हैं, हाँ लोकल करेंसी अकाउंट भी सीज होते हैं? हो तो नहीं, मगर लोकल करेंसी के ऊपर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से 5,000 का नोट को के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। तो इस वजह से अब आपकी वो कहते हैं कि 5,000 का नोट ने क्रिमिनल ऑफेंस किया है पाकिस्तान के लिए, अगर आप उसको समझें। जो काम आपका पहले 500 का नोट करता था, आज शायद वो 5,000 का नोट करता है, जस्ट बिकॉज कि वो नोट अवेलेबल है मार्केट के नहीं, ऊपर। लेकिन देखें करप्शन की अगर हम बात करें तो 5,000 का एक नोट किसी को, या 10 नोट दे के, या एक गड्डी दे के तो यकीनन नहीं खरीदा जा रहा। हमारे पाकिस्तान में करप्शन के लेवल तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ऐसे लोग भी माशाल्लाह से पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्होंने 1-1 अरब रुपया घर की तिजोरियों में छुपा के रखा हुआ था।
तो नोट बंद करने से क्या हुकूमत को कोई फ़ायदा, रियासत को कोई फ़ायदा हो नहीं, नहीं। सकता है? आप करप्शन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं हो सकता। इससे करप्शन मैंने या आपने या गरीब आदमी ने तो करनी नहीं है। करप्शन तो जिन्होंने करनी है वो फिर दूसरा उसका शेप चेंज कर लेंगे। कोई किसी को गाड़ी गिफ्ट कर रहा होगा, कोई किसी को घर गिफ्ट कर रहा होगा। हाँ, तो एब्सोल्युटली वो देखिए, यू विल ऑलवेज़ बेस तो फाइंड चेंज हो अनदर वे। जाएँगे। तब्दील करते तब्दील जाता है, करते हाँ। रहते हैं, बिल्कुल। तब्दील करते यू जाता विल है। ऑलवेज़ फाइंड अनदर वे। आप किसी चीज़ को बंद नहीं कर सकते, आप सख्ती करते हैं तो उसके दूसरा ऑप्शन हमेशा मार्केट में अवेलेबल हो ही जाता है। मैं इस बात से पाकिस्तानी एग्री जुगाड़ करता तो हूँ, निकाल ही लेते हैं जुगाड़ उसका। कर देता है। आपको परमानेंट सॉल्यूशंस के ऊपर जाना है। मैंने कहा ना कि हमारी सोच डिफरेंट है। हमें ये चाहिए कि हम चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकते हैं, बनस्बत रोक कैसे सकते हैं। जैसे अगर आप मार्केट्स को बंद करते हैं तो ये कोई मैं नहीं समझता कि कराची जैसा कल्चर, अगर आप कराची की स्पेसिफिकली बात करते हैं, कराची का माइंडसेट है ही नहीं सुबह का। हम्म। अब आप उसको बोलेंगे आप उसको चेंज कर दो तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं देखिए, कोरोना के दिनों में भी तो हमने शाम को 6 बजे कारोबार बंद किया है। देखिए उसमें फिर आपने ऑफिस को भी रिस्ट्रेन किया था कि ऑफिस को भी कहा था कि आप बंद करेंगे ऑफिस। अब एक बंदा ऑफिस से अगर 6-8 बजे छुट्टी करके आ रहा है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 8 बजे अपना ग्रोसरी भी कर ले या 8 बजे नहीं किसी देखिए, कैफे में भी चला ग्रॉसरी जाए। तो मंथ में एक दफ़ा खरीदनी है, वो तो उसको मैनेज कर लेगा। लेकिन बाकी चीज़ें कराची की आपने बात की तो ये तो अच्छा है ना, शाम 6 बजे या 8 बजे कारोबार बंद हो जाएगा तो वो तो बेगम को बोल सकता है भाई बंद है, कहाँ से खर्चा करके दूँ मैं आपको? अगेन मेरा मानना ये है कि हम रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाएं, हम उस चीज़ को बेहतर क्यों नहीं कर सकते। आप डेलाइट सेविंग पे चले जाएं। हम डेलाइट सेविंग क्यों दुनिया भर में होती है। हमने भी किया था बीच में मुशर्रफ साहब के ज़माने में। आई डोंट नो कि हमने उसको क्यों रिवर्ट बैक किया। आई थिंक आपका 1 घंटा अगर सर्दियों में आगे चला जाता है तो आपको डेलाइट सेविंग मिल तो जाती है, मतलब उससे आप कह रहे एनर्जी हैं कि कॉस्ट। शाम 8:30 बजे जब दुकानें बंद करनी तो घड़ी पे आप 11:30 बजे आते हैं तो मतलब बंद कर दें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक स्पेसिफिक टाइम 1 पे 1 घंटा आगे आवर आगे डे कर लाइट दें। सेविंग की जाती है। आसिफ साहब की तरफ आऊँगा। आसिफ भाई, जिस तरह से फात साहब बात कर रहे हैं मतलब 8:30 बजे बंद करने के लिए वही टेक्निक को यूज़ कर लें, आपके 1 घंटा आगे तो 2 घंटे 3 घंटे आगे कर दें, 11:30 घड़ी पे बजा दें और दुकान बंद कर दें, नहीं, तो मतलब उसका क्या फ़ायदा उसका होगा? कॉन्सेप्ट वो नहीं है कि अब अगर बाज़ार को आप 9 बजे 10 बजे बंद कर रहे हैं प्रेजेंटली, और आप उसका कॉन्सेप्ट चेंज करके सेविंग करना चाह रहे हैं या तवानाई पे बचत करना चाह रहे हैं और फ्यूल पे बचत करना चाह रहे हैं कि ना पब्लिक रोड पे होगी, ना लाइट यूज़ होगी, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, तो उसका कॉन्सेप्ट जो डे लाइट सेविंग का है वो आप 1 घंटा या 2 घंटे घड़ी आगे पीछे करने से हल नहीं होगा। उसका हल ये है कि जो मार्केट्स और इंडस्ट्रीज़, यहाँ जो रोज़मर्रा की अशिया की दुकानें हैं वो सुबह जल्दी खुलें। हम्म। जब जल्दी खुलेंगी तो आपकी बाजार की ये रौनक शाम में देखें औकात आसिफ पे भाई, चेंज हो जाएगी। जहाँ पर बात की जाती है कि शाम 8:30 बजे, तो ये मॉल्स बंद करने की, शॉपिंग मॉल्स बंद करने की बात है ना, तो आप क्या समझते हैं कि दोपहर के 3 बजे शॉपिंग मॉल वाला डे लाइट यूज़ कर रहा होता है? मॉल के आप अंदर चले जाएं, अंदर तो फिर भी आपको वही लाइट यूज़ करनी है। ये सिर्फ मॉल्स के लिए नहीं है, ये आपकी दूसरी दुकानों पे भी और जो होलसेल मार्केट्स हैं उस पे भी ये तो कानून वो लागू भी होता है। जिस एरियाज में हैं, वो जहाँ पर गंजान हैं, वो इतने इलाकों में हैं कंजेस्टेड तो एरियाज हैं, वहाँ वहाँ पर तो बिल्कुल उसको लाइट, डे लाइट की तो उसको लेकिन वो सूरज की रोशनी तो पड़ती ही नहीं है उसके ऊपर। लेकिन बात ये है कि आपकी सिर्फ वो इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं हो रही ना, आपकी फ्यूल कंजम्पशन की बात भी हो रही है, आपकी तवानाई, आपका वक्त भी है। नहीं देखिए, आपको वक्त का तो जहाँ पहुँचना है मैं नहीं वहाँ समझता कि रियासत पाकिस्तान के इस वक्त ओहदेदारों को हमारे वक्त की कदर है। वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बचाने की बात कर रहे हैं कि जी, इस वक्त वो दोनों बिजली को सूरतों किस तरह से में, बचाया दोनों जाए। सूरतों में। तो बिजली को अच्छे भी इसके पहलू हो सकते हैं। अब आप हब चौकी से बिजली बनाएं, लाइन लॉसेस का आप देखें, जामशोरो लेके जाएं, जामशोरो से वापस कराची को सप्लाई दें, तो मतलब इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ठीक करें ना। आप अपनी प्लानिंग को बेहतर करें। आप बजाय ये कहेंगे कि नहीं भाई आप 8 बजे बंद करके बिजनेस चले जाएंगे, तो ये कौन सी पॉलिसी आप है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप ही नहीं कर पा रहे हो। आप गवादर में एयरपोर्ट बना के बैठे हो, गवादर में सी पोर्ट बना के बैठे हो, गवादर की बिजली तो आप पड़ोस की मुल्क से ले रहे हो। आपने वहाँ तो अभी तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं डेवलप किया कि आप वहाँ बिजली दे सको। हालांकि जितना अच्छे मौके, जिस तरह से आपने पहले बात की कि पहाड़ हमारे पास हैं, ज़रूरी ज़मीनें हमारे पास हैं, 1600 किलोमीटर का इस वक्त साहिल की पट्टी हमारे पास है जहाँ पर विंड पावर के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। फाद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप बीइंग ए मैन्युफैक्चरर यूनिट, आप इंडस्ट्री से रिलेटेड है, पावर टाइम पे मिलती है आपको, पूरी मिलती है? बिल्कुल नहीं। पावर ना होने की वजह से कितना लॉस है? प्रोडक्शन लॉसेज हैं आपके लिए, ये अनबेरेबल लॉसेज होते हैं हमारे, जिसकी वजह से आपकी जिसकी जो वजह से आपकी एफिशिएंसी जो खत्म हो जाती है। COGS, जिसे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सॉरी कहते हैं, वो भी यकीनन इंक्रीज कर जाती होगी। 24 घंटे की जो एफिशिएंसी, अगर आपकी 10,000 यूनिट में SKU बना सकते हैं आप, अगर आप 5,000 बना रहे होंगे तो उसका जो फिक्स जो एक्सपेंस है वो तो सारे के ऊपर आएंगे ना। सर ये पर डे मिलियन के लॉसेज हैं हमारे, पर डे। ये प्रोडक्शन लॉस, ये पावर अगर आपकी ब्रेकेज आती है, अब तो नॉट जस्ट इलेक्ट्रिसिटी, अब तो गैस की भी शॉर्टेज हमारे पास आती है। इवन तो कि हम बहुत ही हाई रैकेट के ऊपर गैस इंडस्ट्री सप्लाई कर रही है हमें इसको, इंडस्ट्रियल को। उसके बावजूद हमारे पास बहुत इश्यूज़ हैं कि हम एवरी टाइम, आप जब पावर सप्लाई बंद करते हैं या कुछ भी किसी किस्म का ब्रेक आता है तो डैट इज़ अ ह्यूज लॉस फॉर द इंडस्ट्री।
तो जब Absolutely. इंडस्ट्रीज को इस तरह के लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे तो इंडस्ट्री प्रॉफिट में कैसे आएगी? जब इंडस्ट्री प्रॉफिट में नहीं आएगी तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करेगी? एब्सोल्युटली। मैंने अगेन मैं वो आपकी पहली वाली बात को लेके जाऊंगा। मेरा पॉइंट यही है कि आप रिस्ट्रेन करके बिजनेसेस को शट डाउन करेंगे तो उससे आपकी रेवेन्यू जनरेशन में भी कमी आएगी। उसके लिए भी आएगी, अगेन वो गवर्नमेंट के पास ही वही जाती है। गवर्नमेंट ने एफबीआई के साथ मिलकर बड़े अच्छा रिस्ट्रेन किया लिटिल इंडस्ट्री को, स्पेशली कि उन्होंने इंटीग्रेट किया, सॉफ्टवेयर को डाले और उन्होंने सेल्स को लॉक करने के लिए या इंटीग्रेट किया पूरा सिस्टम को हर, तो उससे उन्होंने जनरेशन अपनी की। इस तरीके की चीज़ों को लेके आया जहाँ पे मेरा मानना ये है कि रिस्ट्रिक्शन ना दें, आप लोगों को सिस्टम दें और लोगों को लिवरेज दें ताकि वो मजीद ग्रोथ कर सके। आप हाँ, मुझे तो मतलब बढ़ने से मत 24 घंटे रोकें। बिजनेस खुले रहे हैं, इसमें क्या है? एब्सोल्युटली। जब आप 24 घंटे की लाइफ को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको लिमिटेड करते चले जा रहे हैं, तो आप कैसे कमाएंगे? जी। अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात होती है कि आपको अपने वर्किंग आवर्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके चलाना है। हमारे यहाँ आप बात मेरे और आपके नहीं, कंज्यूमर पे चलती है। कंज्यूमर अगर आता ही आपका लेट है तो उसमें एक बिजनेसमैन या एक रिटेलर क्या कर सकता है? ही कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप उसको रिस्ट्रेन करेंगे तो उसका बिजनेस इफेक्ट उसके पास आएगा ही आएगा। अच्छा भाई, आपकी तरफ आऊँगा, बिल्कुल प्रोग्राम अपने आखिरी लम्हात की तरफ है। एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे नज़र आता है, अगर शाम 8 साढ़े 8 बजे आप बिज़नेस बंद कर देते हैं, तो जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, जिनको दिहाड़ी मिलती थी, मतलब उसके आप बहुत सारे मॉल्स में चले जाएँ तो वहाँ पर परसेंटेज कमीशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि इतनी सेल करेंगे तो इतना कमी। जब उनको वो श्रिंक हो जाएँगे, उनके जो इनकम थी, तो वो बाहर निकल के नेगेटिव एक्टिविटीज़ में नहीं पड़ेंगे। वो फिर शॉर्ट टर्म के लिए पेड़ तो हर किसी के साथ लगा हुआ है। अब उसको एक मौका भी मिल गया कि जो बेचारे को पहले मौका नहीं मिलता था, दुकान के ऊपर मसरूफ़ था, शाम 8 बजे के 9 बजे के बाद वो दुकान पे रात 12 बजे 1 बजे तक होता था, फिर वो घर आता था, खाना खाया, सो गया। अब जब उसको ये एक टाइम मिल जाएगा 8 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक, तो वो क्या गलत एक्टिविटीज़ में वो जनरेशन या जो हमारी यूथ है, जो वहाँ काम कर रही है, नहीं पड़ेगी? देखें, उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं कि जहाँ आप उसको टाइम फैक्टर पे आकर लिमिट कर रहे हो तो उसकी इनकम जहाँ फिक्स्ड है और फिक्स के साथ उसको कमीशन मिल रहा है, वो तो उसका ऑटोमेटिक रिड्यूस हो गया, बिल्कुल उसका ऐसे। इनकम जनरेशन कम हो गई। अब ये है और भी, मेंटली तौर पे भी आपने उसको फ्री कर दिया ना, काम नहीं ये कर रहा तो वो फारिग है, फारिग ज़हन ये फिर शैतान का। इसकी रिpercussions, ये इसकी जो नेगेटिव सहूलात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो ये नहीं होता कि जी आप उसको नेगेटिवली सिर्फ देखिए कि वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है। शायद ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपना टाइम नाइट स्कूल में या किसी नाइट हाँ, क्लासेस में यूटिलाइज करते होंगे, जो उसके पास अब टाइम ज़्यादा हो गया, तो वो बजाय वो वहाँ स्पेंड करने के, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो वो नेगेटिव नेगेटिव एक्टिविटीज़ थॉट्स में में लेके करेगा, जाएगा। दोस्तों यारों के साथ बैठेगा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम अपना ज़ाया कीमती टाइम निकाला। मेरे प्रोग्राम थैंक का यू। टाइम खत्म हो गया। फाद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जिस तरह से आज हमने बात करने की कोशिश की कि पाकिस्तान के इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसके ऊपर हम कितना रिलाई कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री को ग्रूम करते हुए या ग्रोथ। देखिए, ग्रोथ में और सक्सेस में बहुत बड़ा फ़र्क है, उसको देखना होगा। आज हमने बड़ी इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करने की कोशिश की, जिस तरह से गवर्नमेंट का अभी करंट जो डिसीजन आया कि रात को 8:30 बजे कारोबार बंद कर दिए जाएं, तो जब आप रात 8 बजे 8:30 बजे कारोबार बंद कर देंगे, जो स्टूडेंट लाइफ के अपने आप को, अपनी फीसेस को और अपने आप को चलाने के लिए कुछ छोटी छोटी जॉब्स करते हैं पार्ट टाइम, जो कि स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लड़के भी अपनी पॉकेट मनी के लिए या अपने उस फीस को पे करने के लिए जो घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, शाम के टाइम पे जॉब्स करते हैं। सुबह अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्या जब शाम 8 साढ़े 8 बजे तक वो लोग फारिग हो जाएंगे, दुकानें सब बंद हो जाएंगी, तो क्या वो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बाकी रहेंगी? इस तरफ भी देखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ तवानाई बचाने के लिए एक ठंडे कमरे में एसी वाले में, या आजकल के इस दौर के अंदर या इस सीज़न के अंदर जब सर्दी का सीज़न है तो आप हीटर चला के अपने उस दिमाग की बत्ती रोशन करके फैसले कर दें। आपको ग्राउंड रियलिटीज़ भी देखनी पड़ेंगी। मैं किसी भी सियासतदान को प्रेफर नहीं कर रहा या किसी की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन देखना ये होगा कि जो इस वक्त रियासत पाकिस्तान की चाबियां जिनके हाथ में हैं, उनको किस तरह के डिसीजंस लेने हैं, क्या मैय्यज़ लेने हैं, क्या उनके बच्चे इस वक्त इस मुश्किल से नहीं गुजर रहे तो उनको किसी दूसरों के बच्चे का भी एहसास या फिक्र है, या सिर्फ और सिर्फ इस वक्त 4 गोलियां कपड़ों में से निकल रही हैं या टांग में लग रही हैं, सिर्फ इसी के ऊपर बात होगी। इस वक्त पाकिस्तान एक अहम और बड़े नाजुक दौर से, जो खैर हम तो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस वक्त वाकई नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो तमाम सियासतदानों को, तमाम आवाम को, नेशंस को, हर एक पाकिस्तानी को इस पाकिस्तान का दुख और दर्द समझना चाहिए। 1947 में जिस तरह से हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दे के इसको बनाया था, आज इसको बचाना भी हमें उतना ही हमारा फ़र्ज़ बनता है जितना उस वक्त हमारे आबा व अजदाद ने किया था। क्या आज हम उन्हीं की औलाद हैं जिन्होंने डॉलर में इन्वेस्टमेंट करके अपनी तिजोरियों में भर के डॉलर को रखा हुआ है, और इस वक्त
जो कमोबेश एक तखमीना लगाया जा रहा है कि शायद 10 से 12 अरब डॉलर हमारी तिजोरियों में पड़ा हुआ है। तो क्या ये हैं हम पाकिस्तान से मुखलिस? इन तमाम चीज़ों को देखना होगा और रियासत पाकिस्तान के फैसला करने वालों को भी देखना होगा कि वो जो जिस तरह के बयानात देते हैं कि पता नहीं किस किस जगह पे अंगूठे और साइन करवाए। तो भाई आप किस लिए इस पोस्ट के ऊपर बैठे हुए? अगर आपको ये नहीं पता, आपने ये नहीं पढ़ा कि आपके साइन करता हुआ अल्फाज लिखे हुए क्या हैं उस पेपर्स के ऊपर, तो फिर आपको मेरे ख्याल के मुताबिक रियासत पाकिस्तान का सरबरा कहलवाने का कोई हक नहीं है। बातें कड़वी ज़रूर होंगी, लेकिन सोचिएगा ज़रूर कि आपके पास इस वक्त 23 करोड़ आवाम का जवाब देना है आपको कि अगर कोई रात को भूखा सोता है या कोई ख़ानदान या कोई माँ अपने बच्चों को बराए फ़रोख्त का बोर्ड लगा के रोड पर खड़ी होती है, तो ज़िम्मेदार आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। जिस तरह से दरियाए फ़रात के किनारे पे भूखा प्यासा मरने वाले कुत्ते का सरबरा उस वक्त गवर्नमेंट या हुकूमत का जो है ना वो ज़िम्मेदार अपने आप को समझता था, तो आप ये समझिएगा कि अगर 23 करोड़ आवाम में से किसी एक ने खुदकशी कर ली या किसी ने अपने बच्चे बराए फ़रोख्त लगा दिए, तो ज़िम्मेदार आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। इसका जवाब आपको देना होगा, चाहे वो आप सियासी चपकलश के पेश नज़र किसी को नीचा दिखाने की खातिर कर रहे हो या अपने ज़ाती मफादात की खातिर कर रहे हो। तो आज के इस कोशिश हमने जो की, इस कोशिश को बेहतर समझते हुए आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इसी उम्मीद के साथ सिद्दीक सरवर आपसे इजाज़त चाहता है।